स्थिति में हिस्सा मिलना चाहिए, मैं उसको लेकर तमाम गंभीर प्रश्न खड़े हुए। आप उस तरफ खड़े होकर क्या महसूस करते हैं कि क्या ये वाकई में डिलीवर हुआ या नहीं हुआ? ब्रिजेश जी, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या जो मुद्दे मैंने उठाए वो मुद्दे गलत हैं? अभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा हमारे कुछ साथियों ने किया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कितना सम्मान दिया गया। ब्रिजेश जी, आपको याद होगा पिछले वर्षों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो 10 किंग्स हेनरी रोड लंदन वाला जिस आवास में रह कर के उन्होंने पढ़ाई की थी, वह 40 करोड़ रुपए में नीलाम हो रहा था। कोई मायावती आगे नहीं आई। देश के दलित चिंतित थे, अंबेडकरवादी चिंतित थे। कोई अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव नहीं बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे आए। महाराष्ट्र की सरकार के संस्कृति मंत्री को लंदन भेजा और 40 करोड़ रुपए में उसे क्रय करके एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेमोरियल वहाँ पर बनाया गया, जहाँ पर तमाम जगहों से लोग उस मेमोरियल को देखने जाते हैं। अभी अंबेडकर विरोध की बात हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर की विरोधी है। अंबेडकर का जितना सम्मान, जैसा कि मैंने देखा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व ने किया है, राजनीति में जो भागीदारी भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को दिया है, उसको मैंने जिया है और देखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 26 अलीपुर रोड, नई दिल्ली, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का इंतकाल हुआ था, जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांसें ली थी, वह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और अंबेडकरवादियों को बड़ी तकलीफ थी कि यहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। उस समय प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे और उन्होंने बहुत विस्तार में चले गए। हमको यूपी की स्थिति पर चर्चा करनी है। मैं बता रहा हूं कि वहां पर भी एक मेमोरियल बना है, बहुत ही भव्य मेमोरियल बना है। क्या सत्ता में पर्याप्त हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश में है? आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने, आप मुझे बताइए कितने कलेक्टर हैं? दलितों को राजनीतिक भागीदारी दी। सर कितने कलेक्टर हैं? समाजवादी पार्टी ने कितने कलेक्टर हैं? प्लीज सुनिए, आप बात घुमाइए नहीं। अरे मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं उस पे। समाजवादी भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बनाया। समाजवादी पार्टी ने एक भी एमएलसी कभी नहीं बनाया दलित समाज से। राज्यसभा में भेजा और एक नहीं कई लोगों को भेजा। राज्यपाल बनाए, आपके उत्तराखंड में राज्यपाल बनाए, हरियाणा में राज्यपाल दलित समाज का बनाया। सर हमारे उत्तर प्रदेश की बात करिए। सर आज आप इंटरनेशनल हो रहे हैं। नहीं, मैं इंटरनेशनल नहीं। सर आप प्रदेश की स्थिति पे चर्चा करिए, अभी मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अभी हमारे दलित समाजवादी कितने ताकतवर मंत्री, समाजवादी पार्टी के दोस्त बोल रहे थे। सर छोड़िए सपा को, मैं तो केवल आपसे मैं ये कह रहा हूं कि चिंता करने के लिए बुलाया हूं। दलितों को प्यार किसने दिया, दलितों को भागीदारी किसने दी? आप देख रहे हैं। मैं आप सर ये कितना प्यार और भागीदारी है कि हाथरस में 2 बजे रात में पेट्रोल डालकर किसी की लाश जला दी जाए। देखिए कार्रवाई सर आप तब भी खामोश थे। ब्रजेश जी, मैं और आपके ऊपर इस समाज के बहुत बड़ा कर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। ब्रजेश जी, आपने कहा था, मुझे याद है, कि आप प्रदेश में कहीं भी जाइए, दलितों की बस्ती में जाइए। मैंने आपकी बात मानी और प्रदेश के किसी भी जिले में जाता हूं तो एक दलित बस्ती में जरूर जाता हूं जी। मैंने मुसहरों की बस्ती में देखा, थारुओं की बस्ती में देखा, दलित समाज की विभिन्न जातियों की बस्तियों में देखा। जिनके पास आवास नहीं थे, आज उनके पक्के मकान हैं। मैं केवल रिजर्वेशन की वकालत नहीं करता हूं, मैं शेष जो दलित समाज है मैं उनकी बात कर रहा हूं। आज उनके तो पक्के आप ये मकान मानते हैं कि समाज का काफी उत्थान हुआ इन साढ़े 4 साल? निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं आपको। उनके पास गैस सिलेंडर है। कौन से लोग थे जिनके घरों में शौचालय नहीं थे? वो दलित समाज के ही लोग तो थे।
किनके पास सर, क्या आवास आपके नहीं पास थे? एक दलित भी समाज के? काबिल अफसर नहीं है जिसको आप प्रमुख सचिव बना अरे सकते? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं बनाते हो बिल्कुल फिलहाल? प्रमुख सचिव हैं। आप क्यों नहीं कलेक्टर देखिए, बनाते हो? आपने कभी सरकार से कहा कि हमारे समाज के लोगों को कलेक्टर क्यों नहीं बना रहे हो? हमारे समाज के लोगों को एसपी क्यों नहीं बना रहे हो? हमारे समाज के लोगों को इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्यों नहीं बना रहे हो? इंजीनियर इन चीफ क्यों नहीं बना रहे हो? डीजीपी क्यों नहीं बना रहे हो? मैं आपको आपने पूछा कभी? कमिश्नर क्यों नहीं बना रहे हो आप मुझे? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। आपके प्रदेश सचिवालय में तमाम अरे सर, अधिकारी किसका हमारे नाम प्रमुख बताओ सचिव सर, हैं। चलो उस नाम बताओ। आप तो सचिवालय में रह चुके हो, बताओ आप मुझे। मुख्यमंत्री के यहाँ कितने लोग हैं? चीफ सेक्रेटरी के यहाँ कितने लोग हैं? इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के हैंडलिंग कितने लोग कर रहे हैं? बिल्कुल हैं, चीफ सेक्रेटरी के स्टाफ अफसर ही हैं, प्रमुख सचिव समाज कल्याण है, और भी संस्कृत के प्रमुख सचिव हैं सब। सर, एसटी कम्युनिटी के कुछ लोगों को आपने लिया, और संस्कृति विभाग कोई विभाग है सर? मैं जातीय चिन्हांकन नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते हैं सर? सुनिए, मैं ब्रजेश, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। सुनिए, मैं तो पहले वाले लालजी प्रसाद निर्मल को जानता हूँ, जो मुखर होकर लड़ते थे। मैं वही कह रहा हूँ। आज आप लड़ नहीं रहे हो सर। आज आपकी भूमिका में मुझे आना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, मैं ब्रजेश जी, मैंने देखा है और मैंने जिया है। भारतीय जनता पार्टी दलितों को जितनी भागीदारी, आर्थिक भागीदारी, आर्थिक सशक्तिकरण कर रही है, थैंक यू सर। मैं जरा विशाल आनंद गिहार जी को जोड़ना चाहता हूँ। उतना भारत की राजनीति में किसी ने नहीं किया सर, बहुत बहुत। और समाजवादी पार्टी तो जिस दिन सत्ता में आई थी, पूरे प्रदेश के दलितों को चिन्हित करके उनके पदों से हटा दिया था। थैंक यू। ओके, विशाल आनंद जी, आप मुझे बताइए कि जब दलितों का वोट लेना होता है तो सारे एजेंडे, सारे मुद्दे खुल जाते हैं, लेकिन जब इनको हक, हुकूक और अधिकार की बात की जाती है तो उसका कोई साफ जवाब नहीं है। मैं अपनी डिबेट के प्रारंभ में अब तक 30 मिनट बीत चुके हैं और मैं सबसे ही सवाल कर चुका हूं, मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। ब्रजेश जी, अभी आपने कहा कि लालजी प्रसाद निर्मल जी को मैं जोड़ रहा हूं, एक वरिष्ठ दलित चिंतक हैं जी, और उनको दलित चिंतक के रूप में जोड़ रहा हूं, लेकिन मैंने जितनी देर अभी इनको सुना, ये दलित चिंतक नहीं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह बात करते रहे। आश्चर्य की बात देखिए, एक दलित चिंतक जिसको सदियों से आपने कहा कि दलित समाज के इनके ऊपर कर्ज है, वो एक स्पोक्स पर्सन, एक पार्टी स्पोक्स पर्सन है, क्योंकि आज ये राज्य मंत्री उसी सरकार में है। यही एक मलाई है जो दलितों के आगे हमेशा परोस दी जाती है, उनके नेताओं को काट लिया जाता है। आज इसीलिए दलित शांत है, क्योंकि वो इतना प्रताड़ित हो चुका है कि वो अपने हक हुकूक के लिए 2022 के चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। वो इस बार किसी लहर में फंसने वाला नहीं है। दलित को इनको ये बताना है। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि आप लंदन में देखिए हमने मेमोरियल, जब आपने लंदन में 40 करोड़ का बाबा साहब का मेमोरियल खोज लिया था, उसको खरीद लिया था, तो क्या आवश्यकता थी इस स्मारक की, इस सांस्कृतिक केंद्र के शिलान्यास की क्या आवश्यकता थी? जब आप लंदन में स्थापित कर चुके थे तो इस सांस्कृतिक केंद्र की लखनऊ में क्या आवश्यकता थी? निर्मल साहब प्लीज वेट, निर्मल साहब आप देखिए ना, मैं बताऊंगा आपको। जो बहुजन समाज पार्टी के समय में बने हुए स्मारक हैं, आज उनकी स्थिति देख लीजिए, जीर्ण शीर्ण स्थिति हो चुकी है। बिल्कुल ठीक बात है। आप देखिए, काशीराम इको गार्डन, आलमबाग स्थित काशीराम इको गार्डन से गेट और स्मृति चिन्ह चोरी हो रहे हैं। बाबा साहब की मूर्ति आलमबाग के नहर चौराहे पे जो लगी हुई है, उसके आसपास की रेलिंग तोड़ दी गई है। आप देखिए, बुद्ध शांति उपवन की हालत देखिए, उससे लगी शारदा नहर की स्थिति देखिए, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। तो इन स्मारकों के शिलान्यास क्यों नहीं, इन स्मारकों के साथ क्यों नहीं रखरखाव किया जाता? नए उद्घाटनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नए शिलान्यासों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वो भी तब जब चुनाव बताइए कि लाखों सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं, जहां इस समाज के लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इनकी समाज के जो आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनको अच्छी तैनाती क्यों नहीं दी जाती? आप बताएं मुझे। ब्रजेश जी, और अगर मैं गलत हूं तो मेरी निंदा करिए। ब्रजेश जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपने कहा कि आईएएस, आईपीएस, आप आईएएस, आईपीएस छोड़िए, यूपी के 75 जिलों के 1526 थानों में मात्र 31 थानाध्यक्ष हैं, मात्र 31 जो दलित समाज से आते हैं। उनकी भी तबादले कर करके उनको 3 महीने से ज्यादा किसी थाने पर रोका नहीं जाता। जबकि आप सवर्ण जाति के उनको देखिए तो वो 1-1 साल, 2-2 साल, 5-5 साल काट रहे हैं, 3-3 साल से ऊपर काट रहे हैं एक थानाध्यक्ष एक ही थाने। निर्मल साहब तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, मतलब देखिए, यही मैंने कहा ना कि लालजी निर्मल साहब के साथ मैं भी बड़ा चिंतित हूं कि आपने इनको दलित चिंतक के रूप में जोड़ा, ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह बात करने लगे। अरे पहले बहुत लड़ते थे, ये आपको पता है। ये जुझारू थे, हम इनका सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन ये बीजेपी की दी हुई जो मलाई है, ये मलाई बड़ा नुकसानदायक है। कौन सी मलाई है? गाड़ी मिली हुई है और क्या है? देखिए ब्रजेश जी, यही पद है, यही दलित समाज इसी भ्रम में बार बार फंस जाता है। कभी हिंदू से थैंक यू, शुक्रिया आपका। बीरेन जी हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। बीरेन जी, मुझे आप बताइए कि
पिछले 2 दिनों से इस बात की बहुत चर्चा चल रही है कि दलित समाज का इस बार क्या पैटर्न होगा वोटिंग का, दलित समाज की क्या हिस्सेदारी होगी। तो क्या दलित समाज को 4.5 साल में मौजूदा सरकार में वो हक और हुकूक, सम्मान, वो पोजीशनिंग मिली जिसकी वो हकदार थी, या अब बीजेपी को लगता है कि ये सब करके जो आज किया गया सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास एक बार फिर इस समाज को अपनी तरफ बहलाया फुसलाया जा सकता है? देखिए, बीजेपी ने आज राष्ट्रपति के हाथों शिलान्यास तो कराया है और एक मैसेज देने की कोशिश तो की है चुनाव से पहले। जैसे लखनऊ में परिवर्तन चौक बना है, उसी तरह से ये एक केंद्र बनाया जाएगा ऐशबाग में। अब इसकी शुरुआती रूपरेखा जो आई है, लेकिन अगर आप देखें तो बीजेपी कभी दलितों की पार्टी नहीं रही है। मायावती भी दलितों की एक छत्र नेता रही हैं पूरे देश में। आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश में तो सरकार में रही 4-4 बार मुख्यमंत्री। ये जरूर है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तो उन्होंने दलितों को अपनी ओर थोड़ा थोड़ा मोड़ने की कोशिश की। मुफ्त अनाज योजना दिया, कुछ पैसे दिए और तमाम सारी स्कीम उनके लिए केंद्र सरकार ने चलाई। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि SC/ST एक्ट जो कानून पास हुआ, उसको लेकर तमाम विरोधाभास के बावजूद सवर्ण समाज ने भाजपा का साथ नहीं छोड़ा और दलितों का प्रेम भी भाजपा की ओर बढ़ा। ये बात आप महसूस करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो इन्होंने जो भुनाया है, इन्होंने सारा चना दिल्ली का भुनाया है। न इनके पास अपना चावल है भुनाने के लिए, न चना। तो ये तो खाली मोदी के करिश्मे को भुनाते रहे हैं। आज रामनाथ कोविंद के हाथों उद्घाटन कराया, राष्ट्रपति के हाथों देश के, ये भी एक मौका आया। लेकिन बड़ी हैरत होती है कि जब बीजेपी ये कहती है कि हम दलितों के बड़े हितैषी हैं। मायावती को बीजेपी दौलत की बेटी कहती थी और उनके द्वारा बनाए गए स्मारकों को बीजेपी ये कहकर खिल्ली उड़ाती थी कि इसमें भारी भ्रष्टाचार किया गया, जनता का पैसा लूट लिया गया। आज मायावती के बनाए हुए स्मारक टूट रहे, फूट रहे हैं, ताला बंद है। वो स्मारक कोई आमदनी नहीं दे पा रहे हैं। हजारों नौकरियां वहां थी, उनकी नौकरियां चली गई, तमाम लोगों के वेतन नहीं मिलते हैं। कैसी दलित चिंतक और कैसी दलित हितैषी सरकारें हैं, ये आप अंदाजा लगाइए। लेकिन जो दलितों की दुर्दशा है, मायावती तो कहती है कि ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये झूठ मूठ का नाटक कर रहे हैं। अंबेडकर हितैषी होने का, दलित हितैषी होने का चुनाव आया है तो अंबेडकर का नाम ले रहे हैं। पर वो खुद अपने बयानों में बीजेपी के नजदीक दिखती हैं। वो तो चुनाव बाद, अभी पहले की उम्मीद कम है। देखिए, एक चीज जान लीजिए, यूपी में बीजेपी की चिंता ब्राह्मणों को मनाने की है, दलितों पे उसका ज्यादा फोकस है नहीं। ये बीच बीच में एक आध कार्यक्रम वो करती रहेगी। पंडित जी लोग नाराज हैं, पंडितों को मनाने में लगी है, क्योंकि कई इनकाउंटर के बाद ये मैसेज जाने लगा और ब्राह्मण नाराज होने लगा। असली सच्चाई ये है। बाकी ये पहले इनका कुछ नेता आ रहे थे कि हम दलितों के घर भोजन करेंगे, अब वो भी बंद हो गया। और जिसके घर भोजन किए थे उसके यहाँ पता नहीं चूल्हा जल रहा है कि नहीं, अब ये भी देखने वाला कोई आज नहीं है। तो हाथरस का मामला भी आप चर्चा में ले लीजिए, वहाँ भी पूरे देश और दुनिया में उठा वो मामला, वो भी यूपी से रहा। अब आज अभी सुन रहा था मैं कि साहब वो लंदन में स्मारक बिक रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने उसको चिंता की, और जो यहाँ पर मूर्ति टूट रही, गला टूट रहा है, उंगली टूट रही है, पैर तोड़ दे रहे हैं, ओके चिंता कौन करेगा? उसकी नहीं करते। ये अंबेडकर की तमाम मूर्तियां लगी थी, तमाम दलितों महापुरुषों की मूर्तियां मायावती ने लगवाई थी, जनता के पैसे से लग गई तो लग गई। अब उसका रखरखाव देखभाल तो करना चाहिए था। लेकिन भाई अब वही है कि भाई जिसकी सरकार, देखिए ब्रजेश जी, बीजेपी पंचायत चुनाव में हार गई है, उसका वोट बैंक खिसका है। दलितों में और ओबीसी में उसको डर सता रहा है।
तो ये एक नया मामला आया है सामने। ये विधानसभा चुनाव की भरपाई और तैयारी दोनों आप कह सकते हैं जी, क्योंकि जमीन इनकी खिसक गई है। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि 5 साल की जो सरकार होती है उसमें राजनीतिक दल चाहे जितना तिकड़म कर लें, रणनीति बना लें, न्याय प्रकृति करती है और जनता करती है। राजा को रंग और रंग को राजा, ये प्रकृति भी बनाती है और जनता भी बनाती है लोकतंत्र में। तो ये वक्त जब बदलेगा तो तमाम आपकी चालाकी धरी रह जाएगी। तो कुल मिलाकर ये है जी। अच्छा, दलितों के लिए मायावती की समय का काल स्वर्णिम काल कह सकते हैं आप। तमाम सारे लोग मानते हैं क्योंकि ये स्मारक लखनऊ, नोएडा और तमाम जगह पे उन्होंने बनवाया। आज लखनऊ की शोभा है उससे, तमाम लोग कहते हैं बड़ा विकास हुआ। अब ये कह रहे हैं कि हम शिलान्यास कर रहे हैं, विकास करेंगे। अब विकास तो फिर 1-2 साल बाद ही दिख पाएगा, उससे पहले तो दिखेगा नहीं। और एक विकास की चर्चा होती है, उस पर कहना ज़्यादा ठीक नहीं है। अंबेडकर ने देश को एक संविधान दिया, उन्होंने सबको बराबरी का हक दिया और सारे राजनीतिक दल उन्हें अपनी अपनी तरह से भुनाते हैं। अब जिसकी सत्ता रहती है उसके यहाँ भीड़ तो ज़्यादा जुटती है, स्वाभाविक है। लेकिन मायावती का जो वोट बैंक है वो अपने आप टिका हुआ है, तो वो अंबेडकर के दम पर है कि दलितों के दम पर है, और दलितों की सर्वमान्य नेता वो हैं। ये सब लोग अपना अपना आकलन करें, मंथन करें। बहरहाल जी, प्रकृति ने एक सिस्टम बनाया है कि उत्थान, विकास और पतन, ये 3 चीज़ें होती हैं और हर युग में हुआ है। तो दलित जो दबे कुचले थे वो भी ऊपर आए हैं, आरक्षण की व्यवस्था से आए हैं। और देखिए, बीजेपी की सरकार में, मोदी की सरकार में आप कह सकते हैं कि उनको अधिकतम सम्मान हासिल है। अब योगी की सरकार में क्या है ये तो निर्मल जी जानते होंगे। निर्मल जी सचिवालय सेवा के अधिकारी थे, आप लोग जानिए। ये रिटायर हो गए। अंबेडकर महासभा चलाते थे हजरतगंज में, फिर बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी ने उनको सम्मान दिया, उनको नेता बना दिया, मंत्री बना दिया। तो अगर वो सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। बहरहाल अंबेडकर ने कहा कि जात पात से ऊपर उठकर आओ, नई शुरुआत करें, बेहतर माहौल बनाने की खातिर मिलकर समाज सुधार करें। लेकिन हमारे यहाँ नेता क्या करते हैं और सरकारें क्या करती हैं कि नेता वह है जो समाज का सुधार करे और वह नहीं जो खुद का ही प्रचार करे। और चुनाव आए तो बन जाएं आप मसीहा और चुनाव के बाद जनता पर अत्याचार करें। चुनाव में बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, हमेशा दूसरे दल की खिड़की में झांकते हैं। समाज सुधार की नेताओं से उम्मीद मत रखो, या तो समाज यही है जो समाज को दलदल में झोंकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी मिश्रा जी को स्क्रीन पर लिया जाए। ओपी मिश्रा जी, अब 4.5 साल का वक्त पूरा हो चुका है। दलित समाज आपसे जानना चाहता है कि आपकी पार्टी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार ने दलित समाज के हित में क्या काम किए हैं। देखिए विजय जी, हम जितनी बातें कर रहे हैं मैं लगातार देख रहा हूं, हम जाति विशेष और किसी एक वर्ग के विशेष के लिए लगातार हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं उस वर्ग पे जाऊं जो 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 पूरा सुधार हुआ है, जो एक पूरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में गई है, आज मैं आपको 4 चीज गिनाना चाहता हूं। बस मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। हमने दलितों के लिए लगातार काम किया है। मैं सिर्फ आपको इतनी बात बताना चाहूंगा ब्रजेश जी कि आज उत्तर प्रदेश के सभी दलितों के पास बैंक अकाउंट है, सबके पास आवास है, शौचालय है, उनको भोजन है, उनको बिजली है। ये सरकार, ये जो आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन से क्या होगा? वो पूरा समाज, वो समाज के व्यक्ति के पास सारी सुविधाएं जाएंगी। वो सुविधाएं अगर किसी ने दिया है तो मोदी जी की, योगी जी की सरकार ने दिया है। ये सारी सुविधाएं हमने उन तक पहुंचाई है और वास्तविक रूप में पहुंचाई है। अगर अभी यहाँ एक मुसहर समाज की बात हो रही थी, अगर सबसे ज्यादा किसी ने काम किया है
तो वो पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने किया है। वो सरकार बनने से पहले भी काम करते थे और सरकार बनने के बाद लगातार, अगर मुसहर जाति के विकास में किसी ने सबसे ज्यादा काम किया है वो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने किया। आपको याद होगा कि इस समाज का विकास करते रहे। आपको याद होगा हाथरस कांड। मैं आपको हाथरस की घटना याद दिलाना चाहता हूं। वो घटना पूरा हिंदुस्तान जानता है, आप भी जानते हैं। क्या आपको पता है कि हाथरस के पीड़ित परिवार को आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया, 1 इंच जमीन नहीं दी, एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी। आपको पता है कि वो परिवार, वाल्मीकि समाज का वो परिवार कितने दुख, मुसीबत, कठिनाई, विपत्ति, गरीबी में है। देखिए, हाथरस की घटना के संदर्भ में एसआईटी गठित हुई, बाद में फिर सीबीआई ने इसकी टेकओवर किया। उस परिवार को पूरा न्याय मिलेगा, उसकी पूरी जांच चल रही है। जो भी रिपोर्ट आएगी, जैसी दाने दाने को वो परिवार मोहताज है और आप उस परिवार को 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया। उसको पूरी सुरक्षा दी गई है, उसको पूरी सुरक्षा दी गई अरे है। भोजन के लिए कुछ नहीं है उनके पास। भोजन की भी व्यवस्था है। जैसी आपको किसने कह दिया कि वो दाने मैंने उस परिवार से कल ही बात की है और उनका परिवार का ये कहना है कि उनको 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। 1 रुपया दाने दाने को मोहताज नहीं है। आपने पहुंचाया है कुछ? मैं बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबकी चिंता करते हैं। कहाँ चिंता किया? सबकी चिंता कहाँ चिंता किया? मंडल में होंगे। आप मुझे बताइए कि 1 रुपया भी मुआवजा क्यों नहीं दिया? मुझे इतना बता दो। 1 रुपया मुआवजे की बात नहीं है, उस परिवार की पूरी चिंता सरकार, एक भी सरकारी नौकरी उस विभाग को क्यों नहीं, उस परिवार को क्यों नहीं मिली? परिवार की पूरी चिंता कर रही है, उस परिवार को पूरा सुरक्षा दे रही है, उस परिवार को पूरा न्याय मिलेगा। सुरक्षा आप नहीं दे रहे, भारत का सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। जो भी दोषी होंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनको सिक्योरिटी है, कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। राज्यपाल परिवार भूखा नहीं है, उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं है। ओके, मैं उस दलित परिवार से आगे उठ के बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में कोई मेरी मशवरा है आपको, आप या आपका जिलाधिकारी, आपकी सरकार का या आपके सरकार के किसी अधिकारी को भेजिए उनके घर और उनके घर के हालात आप एक बारी दिखवाइए, आपका कलेजा दहल जाएगा। मेरी आपको यही सलाह है। राज्यपाल कश्यप जी को मैं जोड़ना चाहता हूँ। कश्यप जी, क्या कारण है कि जब हक और हुकूक देने की बात आती है तो मैं हाथरस पीड़ित परिवार के बारे में बात करना चाहता हूँ। उनको इंसाफ क्यों नहीं मिला? उनको अब तक मुआवजा क्यों नहीं मिला? उनको अब तक नौकरी क्यों नहीं मिली? उनको जमीन क्यों नहीं मिली? उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? और आप लोग भी चुनाव उस वक्त, घटना के वक्त तो बहुत प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद आप लोगों ने भी कभी आवाज नहीं उठाई। देखिए ब्रजेश जी, वो बहुत ही दर्दनाक घटना हुई और जिसमें पूरा देश ने देखा कि बीजेपी का क्या रोल था और बीजेपी की सरकार का क्या रोल था और इनके सरकारी अधिकारी अमले का क्या रोल था। और वो तो आप जैसे टीवी चैनलों ने अगर उसको दिखाया ना होता तो उसको कोई न्याय मिलने वाला नहीं था। देखिए, उसके पीछे के षड्यंत्र को भी सब देश ने तो वहां घटना स्थल पे जब जांच चलाने तो उन पे तक हमला करने को तैयार थे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या किया वो भी ओपी मिश्रा जी, एक एक करके हम लोग बोलेंगे तो हम लोग सबके पक्ष को सुन पाएंगे। आपने, मैंने किसी को नहीं बोलने दिया, आपने, मैंने किसी को बोलने नहीं दिया, आप दूसरों को बोलने दें। जी जी, कश्यप जी बोलिए। ब्रजेश जी, कहीं न कहीं उसमें मुख्यमंत्री के जात के लोग थे। चाहे वो भर्ती इन्होंने की, चाहे बांदा विश्वविद्यालय में भर्ती की, उसमें भी मुख्यमंत्री के जात के लोग 15 में से 11 लोग भर्ती हो गए। क्या कार्रवाई हुई? आप कुलपति कितने दलित बना दिए आपने, कलेक्टर कितने दलित बना दिए आपने, कितने दलित महकमों को कलेक्टर बनाया है, कप्तान बनाया है, कोतवाल बनाया है। आप झूठी बातें मत करो। आप दलित विरोधी हो, पिछड़े विरोधी हो, आप संविधान विरोधी हो, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, भ्रष्टाचार में लिप्त हो, आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो, संविधान विरोधी हो, दलित विरोधी हो, पिछड़ा विरोधी हो। आपने दलितों पिछड़ों के हक अधिकार को छीना है। आप क्यों नहीं वैकेंसियां घोषित करते? क्यों भर्ती नहीं कर रहे हो? क्यों अपने जात के लोगों को भर रहे हो? मुख्यमंत्री के जात के लोग 70% थानों में हैं। आप बताइए, किसी जाति विशेष को संरक्षण नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश। थैंक यू, झगड़ा मत करें, 1 सेकंड रुकें। धर्मवीर चौधरी जी को लाया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, धन्यवाद। ये झगड़े का वक्त नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। पिछड़े बदला लेंगे,
22 में बदला लेंगे। अरे हो सब गया। माननीय अखिलेश थैंक यू, यादव थैंक जी यू, के थैंक साथ यू। हैं। पार्टी ने हमारा- ऐसे मत लड़िए। दलित विरोध का सबसे बड़ा चेहरा है समाजवादी पार्टी। थैंक यू। समाजवादी धर्मवीर जी को लाया जाए, स्क्रीन पे इन सबकी आवाज बंद की जाए। आप लोग मान जाइए, प्लीज मान जाइए। मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी आप सबकी। समय मत बर्बाद करिए, समय मत बर्बाद करिए, इन सबकी आवाज बंद करिए। सिर्फ धर्मवीर चौधरी जी बोलेंगे। धर्मवीर जी, मायावती जी ने आज ट्वीट किया और कहा कि 4.5 साल तो दलितों के लिए कुछ नहीं किया गया, अब सांस्कृतिक केंद्र खोलकर नाटक किया जा रहा है। इस आरोप का मतलब? नहीं, इस आरोप का मतलब ब्रजेश जी क्लियर है। आज 97% दलितों के पास में 1 इंच भी जमीन नहीं है। और 4.5 साल की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने उनके लिए क्या किया? माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल भी डबल कार्यकाल पूरा होने को है। सिर्फ धर्मवीर जी आज जो है दलित उत्पीड़ित है। आज जो है बहन जी के शासन में बनाए हुए स्मारक टूट फूट में जा रहे हैं। ये क्या साबित करना चाहते हैं? और अगर ये दलितों के इतने ही हितैषी हैं तो मान्यवर साहब को भारत रत्न दे बीजेपी की सरकार। हम इनका समर्थन करेंगे। आज ये घोषणा करें कि 2024 में हम प्रधानमंत्री के पद पर दलित समाज का व्यक्ति बैठाएंगे। हम इनका स्वागत करेंगे। थैंक यू। इनके घड़ियाली आंसू और ये जो थैंक यू सुचित विश्वास जी। ओके, शुक्रिया। ओके, थैंक यू। डाउन करिए। ओके, सुचित विश्वास जी, आप मुझे बताइए कि दलित समाज अब सत्ता में अपनी हिस्सेदारी चाहता है। अगर वो हिस्सा मांग रहा है तो क्या गलत कर रहा है? थैंक यू धर्मवीर जी, आपका टाइम पूरा हो चुका। थैंक यू धर्मवीर जी, शुक्रिया। सुचित जी, गो अहेड। देखिए, आपने हाथरस की घटना का जिक्र किया। जब श्रीमती प्रियंका गांधी जी हाथरस पीड़िता से मिलना चाहती थी, हम 22 में उखाड़ कर, अरे थैंक यू, थैंक यू। बहन कुमारी हो गया भाई साहब, 5वीं बार आप थोड़ा सा सपोर्ट करो। रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। हमारा टाइम पूरा हाँ, होगा। थैंक यू। ओके, तो जब श्रीमती मैंने टाइम ये वाली बात कही थी आपकी कि डिबेट में टाइम हो गया, आप उसका बुरा मान गए। सुची जी बोलिए। जब श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने हाथरस पीड़िता से मिलना चाहा तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हजारों पुलिस वाले राह में तैनात कर दिए। हर संभव प्रयास किया कि राहुल जी, प्रियंका जी हाथरस पीड़िता से ना मिल सकें। और तो और इनको हाथरस की बेटी के साथ इतनी क्यों नाराजगी क्यों है इनकी? नहीं, नाराजगी है, मैंने कहा ना। देखिए, मुझे स्पष्ट करने दीजिए। 70 साल बिना विरोध के, अब बिना विरोध के पूरा करने दीजिए। कांग्रेस के भाई साहब, धर्मवीर जी, देखिए, आप इतनी चार्ज क्यों हैं भाई साहब? बाबा साहब को लोकसभा में जाने से रोका था। थैंक यू। एक सेकंड रुकिए, सिर्फ सुची जी बोलेंगी। थैंक यू, इनकी आवाज बंद करिए। सुची जी बोलेंगी। धर्मवीर जी, आप डिबेट का डिसिप्लिन नहीं समझ रहे हैं, प्लीज। आई एम सॉरी। यस, सुची जी बोलिए आप। योगी जी की पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, केन चलाया, उसके बावजूद भी राहुल जी, प्रियंका जी परिवार से मिले, संवेदना ये न्याय क्यों नहीं देना चाहते? मैं ये नहीं समझ। उन्हें जो भी कुछ आर्थिक सहायता थोड़ी कर सकते थे, क्योंकि सम्मान अमूल्य होता है, उसको अर्थ से हम नहीं तोल सकते। चाहे वो निर्भया के भाई का अपॉइंटमेंट रहा हो, चाहे हाथरस में रहा हो, चाहे सोनभद्र के उम्भा में श्रीमती प्रियंका जी खड़ी रही हो, धरातल पर कांग्रेस ने आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं और 70 वर्षों में भी विभिन्न लॉज के माध्यम से सशक्त किया दलित समाज को। निर्मल साहब, आप कुछ मेंशन करना चाह रहे थे? अरे भाई साहब, क्या हो गया आज आपको? धर्मवीर जी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? सिर्फ निर्मल साहब बोलेंगे। निर्मल जी, आप कुछ मेंशन कर रहे थे उस वक्त डिबेट के बीच में। अब आप अपनी बात कहें। मैं राज्यपाल कश्यप की बात का जवाब देना चाह रहा था। आप इनसे नाराज हैं? नहीं, मैं जवाब ये देना चाह रहा था कि भाई कश्यप जी, आपने 3 लाख दलित कर्मचारियों का रिवर्सन करा दिया, पार्लियामेंट में दलितों का बिल फाड़ दिया। जब आप सत्ता में आए उसी दिन जितने भी दलित महत्वपूर्ण विभागों में थे उन सबको हटवा दिया आपने, A to Z। यहाँ तक कि पहली बार उत्तर प्रदेश सचिवालय में दलित अधिकारियों को हटाया गया था, सचिवालय में कभी नहीं हुआ। जाति आधार पे इस प्रकार से आपने कृत्य किया। आपने अंबेडकर के नाम पे बने हुए स्थलों का नाम बदल दिया। संत रविदास नगर का नाम आपने रविदास हटा दिया। आपने कांशी राम के नाम पे बने उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय से कांशी राम हटा दिया। इतना दलित विरोध दलितों के जमीन पे आपने कब्जा करवाया। 20 सेकंड आपके पास है राज्यपाल कश्यप जी। आरक्षण लागू करोगे कि नहीं करोगे? अरे भाई, आरक्षण का बिल आपने फाड़ दिया। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने आज तक माफी नहीं मांगी। आप बताओ किस मुंह से बात कर रहे हो? आप दलित दिवाली बनाने की बात कर रहे हैं। माननीय नेताजी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है दलित विरोध के सबसे बड़े चेहरे हैं। दलित विरोध के सबसे बड़े चेहरे हैं। आज भी आप आरक्षण के विरोधी हैं, दलितों के विरोधी हैं, आप अम्बेडकर के विरोधी हैं,
आपका नेता आजम खान माफिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को माफिया कहता है। आप दलितों के हत्यारे हैं। दलित आपके साथ कभी नहीं जा सकता। भारत की राजनीति के सबसे बड़े दलित थैंक यू। इन दोनों लोगों को शांत करिए और विशाल जी को स्क्रीन पे लाइए। आवाज बंद करिए, झगड़ा कर रहे हैं ये लोग। थैंक यू, शुक्रिया विशाल जी। आप जातिवाद करते हैं। ओके विशाल जी, थैंक यू। राजपाल जी की आवाज बंद कर दी जाए, बंद कर दी जाए। थैंक यू। देखिए, झगड़ा करने के लिए मैंने नहीं बुलाया, मैं अपने दलित भाई बहनों के हक और हुकूक की लड़ाई के लिए डिबेट बुलाया हूं। विशाल जी, आप मुझे बताइए, क्या सत्ता में हिस्सेदारी मांगना गलत है? क्या वो राजनीतिक बात है? देखिए, सत्ता की चाबी कभी भी बीजेपी या राजनीतिक पार्टियां जो दलित विरोधी पार्टियां हैं, मैं तो फिलहाल सभी राजनीतिक पार्टियों को संदेश दे रहा हूं, जब तक सत्ता की चाबी दलित समाज के हाथ में नहीं आएगी, वो अपने हक हुकूक के लिए अब जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जैसे आपने हाथरस की घटना का जिक्र किया, लखनऊ में एक, अरे मेरा कलेजा रोता है जब मैं उस परिवार से बात करता हूं। मैं इनको पता नहीं होगा, मैं हर महीने उनकी फैमिली से बात करता हूं। इसीलिए मैं इस प्रकरण को भी ध्यान में लाना चाहता हूं। एक सवर्ण समाज के व्यक्ति की यहाँ पंकज की हत्या हुई थी जब लखनऊ में, तो उसके परिवार को 5 करोड़ रुपए मुआवजा और उसके परिवार की पत्नी को ओएसडी की नौकरी तक दी गई थी। जबकि उस बेटी के, जिसके लिए पूरा भारत लड़ा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुरक्षा की व्यवस्था दी, उसके लिए भी इनके मन में कोई श्रद्धा या भावना नहीं है। आज ओपी मिश्रा जी कहते हैं कि हर दलित का पेट भरा हुआ है। डॉक्टर नाली इनवर कहते हैं मैं दलित के घर में खाना खाता हूं। आप एक जाति का नाम लेकर पूरे दलितों की बात करते हैं। बहुजन समाज की 6743 के घर, जातियों के घर पे आपने कभी खाना खाया? कभी आप कंजर कुचबंदिया समाज के घर खाना खाया? कभी आप शिल्पकार समाज की? बहुत शुक्रिया आपका। डिबेट का टाइम समाप्त हो चुका है। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका कोई राजनीतिक समाधान जरूर निकलेगा। दलित कोई वोट बैंक नहीं है, दलित कोई राजनीतिक औजार नहीं है। ये एक संवैधानिक तौर पर जागृत समाज है जो अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ना जानता है। धन्यवाद, नमस्कार।